सेल्फ एक्साइटेशन तभी पॉसिबल हो पाता है अगर क्रिटिकल रेसिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड हो सही। दैट मीन्स अगर हम क्रिटिकल रेसिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड को नहीं समझे तो डीसी मशीन के अंदर हम सेल्फ एक्साइटेशन सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है क्रिटिकल रेसिस्टेंस, क्या होती है क्रिटिकल स्पीड, और आजकल जिस तरीके से ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें काफ़ी नए क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल मशीन हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में डीप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको भी अब इस तरीके से काफ़ी डिटेल पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ नोट्स भी इंक्लूड किए हैं। आप एटलीस्ट उतना नोट्स भी अगर आप कवर कर लोगे तो भी कोई भी अगर क्वेश्चन क्रिटिकल रेसिस्टेंस से या क्रिटिकल स्पीड से आता है तो आप कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस क्या होता है, तभी आप क्रिटिकल रेसिस्टेंस और क्रिटिकल स्पीड का फंडा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें कि वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस हमें करना क्या होता है, अगर हमारे पास एक ऐसी डीसी मशीन हो जिसमें हम एक्साइटेशन सेल्फ कर रहे हैं, दैट मीन्स उस मशीन के अंदर एक्साइटेशन वाइंडिंग के अंदर अलग से कोई सप्लाई नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल मशीन अपनी एक्साइटेशन वाइंडिंग को खुद ही क्या कर रही है, एक्साइट कर रही है। ठीक है, तो एक्साइटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर जो रेजिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। ठीक है, तो अगर रेजिडुअल फ्लक्स अगर हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन में है और अगर हमने स्पीड यहां पे बढ़ाई, मतलब जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होगी उसमें एक रेजिडुअल फ्लक्स होगा, और रेजिडुअल फ्लक्स अगर इसके अंदर है इनिशियली अगर हम यहां पे फ्लक्स की बात करें, दैट फ्लक्स इज रेजिडुअल फ्लक्स। ठीक है, और इस रेजिडुअल फ्लक्स अगर मौजूद है चाहे इसमें कोई भी करंट नहीं है, ये रेजिडुअल फ्लक्स अगर इसके पास है, तो जब यहां पर हम एक कांस्टेंट स्पीड से घुमाएंगे तो यहां पर एक ईएमएफ पैदा होगा, दैट इज ईएआर, जिसको अपने बोलेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ इन द आर्मेचर ड्यू टू रेजिडुअल फ्लक्स। ठीक है, ये ईएमएफ मैंने यहां पे डिनोट किया है। ठीक है, अब जो यहां पर ये रेजिडुअल फ्लक्स के कारण ईएमएफ आया है, ये ईएमएफ बहुत ही कम होगा, मात्र ये 2 वोल्ट से 6 वोल्ट के बीच में इसकी वैल्यू रहती है। तो ये तो हमारा रेटेड वोल्टेज नहीं हो सकता टर्मिनल पे। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या होगा, इस वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम सर्किट को लेके जाते हैं नो लोड पे, मतलब इसके टर्मिनल पर हम कोई भी लोड नहीं लगाएंगे। लोड नहीं लगाएंगे तो लोड करंट हो जाएगी 0। दैट मीन्स अब जो ये यहां पर EAR का वैल्यू है, इस वोल्टेज से एक करंट पैदा होगा और ये करंट हमारी मशीन के फील्ड वाइंडिंग में जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में EAR होगा। ठीक है, इस EAR के कारण जो पहले बिल्कुल 0 था, मतलब हम जो मशीन में पहले किसी भी तरह का फील्ड वाइंडिंग का करंट नहीं था क्योंकि वोल्टेज हमने बनाई नहीं थी, सिर्फ रेजिडुअल फ्लक्स के कारण जो ये वोल्टेज बनी, ये वोल्टेज एक फील्ड करंट बनाएगी, इस फील्ड करंट से फ्लक्स बनेगा, ये फ्लक्स इसमें ऐड होगा, और जैसे ही इस फ्लक्स थोड़ा और बढ़ा तो ये वोल्टेज थोड़ी और बढ़ेगी, और अगर ये वोल्टेज थोड़ी और इंक्रीज होगी तो फिर ये करंट भी बढ़ेगा, और अगर ये करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा तो फिर ये बढ़ेगा। इस तरीके से धीरे 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 इस इंड्यूस ईएमएफ इन द आर्मेचर की वैल्यू रेटेड कंडीशन तक चली जाएगी। तो ये तो बहुत ही आसान है, और अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरीके से होता है, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती है। जैसे कि मैं यहां पर अगर आपको दिखाऊं, पहले इसके कारण एक फील्ड करंट की वैल्यू आई। ठीक है, इस फील्ड करंट की वैल्यू से इतना वोल्टेज बना। ठीक है, इस वोल्टेज से फील्ड करंट थोड़ा और बढ़ा, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, फिर इस फील्ड करंट से वोल्टेज थोड़ा और बढ़ गया। अब अगर वोल्टेज बढ़ा है, ये वाला वोल्टेज बढ़ रहा है, तो फील्ड करंट थोड़ा और बढ़ेगा। अब फील्ड करंट बढ़ा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ये वोल्टेज फिर से बढ़ेगी और हम रेटेड वोल्टेज तक पहुंच जाएंगे। तो ये हमारी वोल्टेज कैसी है, रेटेड। ठीक है, इस तरीके से वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बट ये जो कर्व होता है, इस कर्व पर वोल्टेज बिल्डअप करवाने के लिए 2 पैरामीटर ऐसे हैं जिनको समझना पड़ेगा। एक होता है इस फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस और एक होती है यहां पर स्पीड। देखिए, मैं अगर आपको यह समझ में आ गया तो मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं, क्योंकि वोल्टेज बिल्डअप वाला जो पार्ट है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए,
जो ये फील्ड वाइंडिंग की करंट बन रही है, ये फील्ड वाइंडिंग की करंट फील्ड वाइंडिंग के रेसिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, जैसे कि देखो यहां से यहां तक अगर करंट आता है तो आर ए की वैल्यू मैंने नेग्लेक्ट कर दी। क्यों? क्योंकि इस आर एफ की वैल्यू के कंपेयर में ये वैल्यू बहुत ही कम होती है। ये 100 ओम के आसपास होता है तो ये 1 ओम के आसपास होता है, तो इसलिए मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया और नीचे सिर्फ आर एफ लिखा है। इज दैट क्लियर? अब देखो, अगर मुझे इस ओसीसी कर्व पर आर एफ निकालना है तो आर एफ कैसे निकलेगा? जैसे कि देखो, अगर इस पे ये लाइन सपोज यहां टच करती है, ये लाइन सपोज यहां टच करती है, तो यहां पर आरएफ की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। अगर इससे मैं डिवाइड करूंगा तो यहां से आरएफ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आरएफ की वैल्यू को थोड़ा और बढ़ाऊं, आरएफ की वैल्यू को थोड़ा बढ़ाऊं, मतलब फील्ड वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है इसको थोड़ा और इंक्रीज करूं, तो इससे फील्ड वाइंडिंग का करंट क्या हो जाएगा? कम। फील्ड वाइंडिंग का करंट हो गया कम। ठीक है, तो इसका मतलब रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे कैसे? जब रेसिस्टेंस अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो मतलब स्लोप बढ़ेगा, क्योंकि इस ओसीसी कर्व में ये जो लाइन है इसका जो हम स्लोप निकालेंगे, ये स्लोप ही तो ये आरएफ है, ये स्लोप ही ये आरएफ है जिसको हम आरएफ लाइन बोल रहे हैं। तो ओसीसी कर्व पर जब हम इस कर्व पर स्लोप निकालते हैं, जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कट करता है, ये उस फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस होता है। इज दैट क्लियर? अब अगर हमारा रेसिस्टेंस इतना है तो इतनी वोल्टेज बन जाएगी। हमने अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया तो इसका, इस लाइन का स्लोप बढ़ेगा। ये इस लाइन का स्लोप थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ये मैंने इतना कर दिया। तो अब ये कहां कट कर रहा है? यहां कट कर रहा है। इस टाइम मैंने इसको बोल दिया कि भाई ये रेसिस्टेंस है RF1, तो RF1 और RF जो 2 होगा वो इससे ज्यादा होगा क्योंकि हमने स्लोप बढ़ाया, ये इससे ज्यादा वैल्यू होगी RF2। ठीक है, हमने रेसिस्टेंस को थोड़ा और बढ़ाया, मतलब फील्ड वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को हमने थोड़ा और इंक्रीज किया। अगर फील्ड वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को आप थोड़ा और इंक्रीज करोगे तो अब ये यहां कट कर रहा है, अब ये यहां कट कर रहा है, अब ये रेसिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा हो गया। अब हमने इसकी वैल्यू को थोड़ा और इंक्रीज किया, अब ये यहां कट कर रहा है। कहां पर? ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, जैसे आप फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो वैसे ही इन पॉइंट्स जहां पे कट करते हैं मतलब इतना ही वोल्टेज बन सकता है। ये वाला पॉइंट अगर यहां कट कर रहा है मतलब इतनी वोल्टेज बिल्डअप हो सकती है। ये अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाएंगे मतलब इतनी वोल्टेज बिल्डअप हो सकती है। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी और बढ़ाएंगे तो मतलब अब वोल्टेज बिल्डअप कम होगा। अगर इसकी वैल्यू को थोड़ा और बढ़ाएं तो यहां पर RF जो 3 होगा इसके कारण वोल्टेज बिल्डअप थोड़ा और कम होगा। ठीक है, RF4 हो जाएगा ना ये। लेकिन अगर आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को थोड़ा और इंक्रीज करो, मतलब यहां इतना इतना इसकी वैल्यू बढ़ा दो, RF5, अब बताओ ये कट कहां कर रहा है? ये कट यहां कर रहा है। ये वोल्टेज कितनी है? ये जो वोल्टेज होती है ये लगभग 2 to 6 वोल्ट के आसपास होती है। तो ये वाली वोल्टेज भी इसी के आसपास है, रेजिडुअल फ्लक्स के आसपास है। इसका मतलब अगर आपने फील्ड वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो चाहे इसको कितनी भी कांस्टेंट स्पीड पर घुमाते रहो, इवन इसके अंदर चाहे रेजिडुअल फ्लक्स हो, तो भी वोल्टेज बिल्डअप कितना होगा? लगभग उसके आसपास ही वैल्यू होगी। किसके आसपास? जितना रेजिडुअल फ्लक्स के कारण आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज बिल्डअप हुई थी। तो इसका मतलब वोल्टेज बिल्डअप करते टाइम हमारे लिए फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इतनी हो सकती है कि वो ये जो हमारा कर्व है, कौन सा कर्व? दिस OCC कर्व, ये कर्व। ठीक है, ये जो कर्व है, ये कर्व इस OCC कर्व मतलब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों?
ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे हैं क्योंकि हमने ओपन कर रखा है, कोई भी लोड नहीं लगा रखा। तो यहां पर जो हमें एक्साइटेशन करंट और इंड्यूस ईएमएफ इन द आर्मेचर के बीच में जो कर्व मिलता है उसको ओसीसी कर्व बोलते हैं। तो ओसीसी कर्व पर जब आरएफ लाइन एक टेंजेंट बनती है तो जिस पॉइंट पे कट करती है उतना तो वोल्टेज बिल्डअप हम कर लेते हैं, बट उसके बाद अगर आप उस रेसिस्टेंस से और ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ाया देन वोल्टेज बिल्डअप नेवर पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिटिकल रेसिस्टेंस, क्या क्रिटिकल रेसिस्टेंस किसको बोलेंगे? क्रिटिकल रेसिस्टेंस एक मैक्सिमम फील्ड सर्किट रेसिस्टेंस की वैल्यू है। मतलब मैक्सिमम से अगर आप रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हो ना तो अधिकतम इतनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, इससे ज्यादा वैल्यू बढ़ाओगे तो सेल्फ एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर आप इतनी रेसिस्टेंस की वैल्यू रखते हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी रेसिस्टेंस की वैल्यू रखें कि वोल्टेज बिल्डअप हो जाए, कि उससे थोड़ा और ऊपर हो जाए, देन वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस नेवर हैपन। बात समझ में आई? क्रिटिकल रेसिस्टेंस इज द मैक्सिमम फील्ड सर्किट रेसिस्टेंस एट विच डीसी शंट जनरेटर कैन बिल्ड अप वोल्टेज थ्रू सेल्फ एक्साइटेशन। तो सेल्फ एक्साइटेशन के थ्रू वोल्टेज बिल्डअप जब होता है तब फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जितनी होती है उसी को ही क्रिटिकल रेसिस्टेंस बोलते हैं। बात समझ में आई? उसके बाद में क्या लिखा है? इफ एक्चुअल फील्ड रेसिस्टेंस इज मोर देन दिस वैल्यू, अगर एक्चुअली में आप इससे ज्यादा वैल्यू दोगे देन नो वोल्टेज विल बी जनरेटेड, कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगी बट बहुत ही कम होगी। इज दैट क्लियर? और आगे ये बताया गया है कि ओसीसी कर्व के अंदर अगर हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसमें देखें तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए कर्व प्लॉटेड बिटवीन जनरेटेड ईएमएफ एंड फील्ड करंट। और मैंने आपको बोला था, नहीं बोला था, कि स्पीड को कांस्टेंट रखना है। उसके बाद में क्या बोला? व्हेन यू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, अगर ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो और वो इंटरसेक्ट करती है ओसीसी कर्व को, ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर हमें क्रिटिकल रेसिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। और क्रिटिकल रेसिस्टेंस की वैल्यू कहां मिलेगी? क्रिटिकल रेसिस्टेंस इज द वैल्यू वेयर दिस लाइन इज जस्ट बिकम टेंजेंट टू द ओसीसी। मतलब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ये लाइन जब उस ओसीसी कर्व का टेंजेंट हो, एज यू कैन सी ये इसमें सिर्फ टेंजेंट ही है, तो क्रिटिकल रेसिस्टेंस हमारा कौन सा हुआ? ये आरएफ की वैल्यू, दैट विल बी द क्रिटिकल रेसिस्टेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिटिकल रेसिस्टेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला गया है कि अगर फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस क्रिटिकल रेसिस्टेंस से ज्यादा है तो पॉसिबल नहीं होगा वोल्टेज बिल्डअप, बट अगर उससे कम है तो सक्सेसफुली वोल्टेज बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब क्रिटिकल रेसिस्टेंस वो रेसिस्टेंस होगा कि आप मैक्सिमम इतना रेसिस्टेंस रख सकते हो, उससे ऊपर रेसिस्टेंस की वैल्यू रखी तो सेल्फ एक्साइटेशन के थ्रू वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं स्पीड की। देखिए इंड्यूस ईएमएफ जो होता है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू ओमेगा आर। मतलब जो ये स्पीड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने सपोज जो फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस यहां पे लिया, जो फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस लिया उसकी वैल्यू क्रिटिकल रेसिस्टेंस से कम रखी, तो मान लो कि इसकी वैल्यू जो है वो कम है किससे? क्रिटिकल से। अब अगर हम इस क्रिटिकल रेसिस्टेंस के हिसाब से देखें तो वोल्टेज बिल्डअप होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल रेसिस्टेंस से कम वैल्यू है। बट यहां पर क्रिटिकल रेसिस्टेंस के साथ साथ स्पीड पर भी वोल्टेज बिल्डअप जो प्रोसेस है ये डिपेंड करता है। तो देखिए कैसे, अगर आप इस स्पीड को कम करोगे तो जो भी वोल्टेज बन रही है वो कम बनेगी। मान लो कि आपने एक पर्टिकुलर कोई एक आरएफ की वैल्यू रखी, ये वाली वैल्यू रखी जो कि क्रिटिकल रेसिस्टेंस से कम थी, ये वैल्यू आपने रख दी, ये लाइन कट कर रही है यहां, दैट इज द आरएफ लाइन, दैट इज द आरएफ लाइन, ये आरएफ लाइन है, ये यहां कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो इतना वोल्टेज बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करी? स्पीड की वैल्यू को कम करा। मतलब मान लो कि पहले 1000 आरपीएम था, आपने कम करके 900 आरपीएम कर दिया, तो ये पूरा का पूरा ओसीसी कर्व थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। स्टार्टिंग तो यहीं से ही होगी रेजिडुअल फ्लक्स से, क्योंकि रेजिडुअल फ्लक्स तो नहीं बदल रहा है, सिर्फ स्पीड आप कम कर रहे हो,
तो ये वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस में ओसीसी कर्व जो होगा वो हमें यहां मिलेगा। तो अब जो पहले वोल्टेज बिल्डअप होने के बाद में इतनी वोल्टेज बनती थी, अब इतनी बनेगी, मतलब ये जहां पे कट कर रहा है इतनी वोल्टेज बनेगी। ठीक है, आपने स्पीड थोड़ी और कम कर दी, मतलब 500 आरपीएम कर दिया, तो अब ये कहां इतनी वोल्टेज बनेगी। आपने स्पीड थोड़ी और कम कर दी, तो यहां पर जो ओमेगा R1 है वो सबसे ज्यादा है, ओमेगा R2 थोड़ा और कम है, ओमेगा R3 थोड़ा और कम है, और ओमेगा R4 उससे भी कम है। तो ओमेगा R4 अगर आप स्पीड इस तरीके से गिराते जाओगे तो इस वाले कर्व का ओसीसी कर्व ऐसे बनेगा। आप बताओ क्या ये ओसीसी कर्व ये यहां कट कर रहा है, ये यहां कट कर रहा है, ठीक है, और ये तो कट ही नहीं कर रहा है। तो अगर ये कट नहीं कर रहा है आरएफ लाइन को, इसका मतलब वोल्टेज बिल्डअप जो होगा, मतलब कट अगर कर रहा है तो कहां कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे कर रहा है। इस वाले पॉइंट पर देखो कितनी वोल्टेज है, बहुत ही कम वोल्टेज है। इवन दैट वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेट टू वोल्टेज आर इंड्यूस ईएमएफ बाय रेजिडुअल फ्लक्स। रेजिडुअल फ्लक्स से जितना वोल्टेज बन रहा है उतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब आपको कम से कम एक इतनी स्पीड तो देनी पड़ेगी इस प्राइम मूवर से। जब आप स्पीड दोगे, इस प्राइम मूवर की जो स्पीड इतनी तो रखनी पड़ेगी कि वोल्टेज बिल्डअप हो पाए। तो कम से कम आप जब कितनी स्पीड दो, देखो कम से कम आप कितनी स्पीड दे सकते हो, यहां पे देखो टेंजेंट बन गया। अब हम आरएफ को नहीं चेंज कर रहे हैं, आरएफ फिक्स है, हम स्पीड को कम कर रहे हैं। तो ये वाला कर्व इस आरएफ लाइन पे टेंजेंट नहीं बन रहा है, ये वाला कर्व भी इस आरएफ लाइन पे टेंजेंट नहीं बन रहा है, बट ये वाला कर्व इस आरएफ लाइन पे टेंजेंट बन रहा है। मतलब जो ये स्पीड होगी, ये स्पीड क्रिटिकल स्पीड होगी, क्रिटिकल स्पीड होगी ये। मतलब इससे कम स्पीड अगर आप दोगे तो फिर आरएफ लाइन पर ओसीसी कर्व टच ही नहीं करेगा, और जहां पे टच करेगा वैल्यू आप देख सकते हो। तो इसका मतलब क्रिटिकल स्पीड क्या है, वो कम से कम स्पीड है जिस पर वोल्टेज बिल्डअप हो पाता है। क्रिटिकल रेसिस्टेंस वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रेसिस्टेंस है जिस पर वोल्टेज बिल्डअप हो पाता है। उससे कम करोगे इट्स फाइन, अगर क्रिटिकल रेसिस्टेंस से ज्यादा रेसिस्टेंस दोगे तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा। अगर क्रिटिकल स्पीड से कम स्पीड दोगे तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगा, उससे ज्यादा स्पीड दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो क्रिटिकल स्पीड क्या है, ये मिनिमम स्पीड है एट विच डीसी शंट जनरेटर कैन एक्साइट इटसेल्फ फॉर ए गिवन फील्ड रेसिस्टेंस। मतलब गिवन फील्ड रेसिस्टेंस का मतलब है फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस फिक्स कर दिया, या जो भी रेसिस्टेंस की वैल्यू दे रखी हो उस पर कम से कम कितनी स्पीड हो जिस पर वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस हो पाए। ठीक है, ग्राफ से अगर आप देखोगे तो स्पीड अगर आप डिक्रीज करोगे, एज यू डिक्रीज द स्पीड ओसीसी कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड बिकॉज द जनरेटेड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। वही तो मैंने आपको बोला था, जनरेटेड ईएमएफ स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप स्पीड डिक्रीज करोगे तो ओसीसी कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, इफ स्पीड फॉल बिलो सर्टेन पॉइंट देन फील्ड रेसिस्टेंस लाइन विल बी नो लॉन्गर इंटरसेक्ट एट ओसीसी। वो उस पर इंटरसेक्ट ही नहीं करती है। देयरफॉर एनसी जो है वो एक लोएस्ट स्पीड है एट विच जनरेटर कैन स्टिल वोल्टेज बिल्डअप, मतलब वोल्टेज बिल्डअप कर पाए। बात समझ में आई? तो अगर आप स्पीड क्रिटिकल रेसिस्टेंस से कम दोगे तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो पाएगी, बट अगर आप स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा दोगे या उसके बराबर दोगे तो वोल्टेज बिल्डअप जो होगी पॉसिबल है। बट ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, आरसी के ऊपर, सॉरी आरएफ के ऊपर, कि मतलब एटलीस्ट आपका जो फील्ड वाइंडिंग का रेसिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेसिस्टेंस या उससे ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद फिर जो स्पीड है वो भी सॉरी उससे ज्यादा नहीं, उससे कम होना चाहिए, और जो स्पीड है वो क्रिटिकल स्पीड से कम होनी चाहिए। देन वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस कैन बी डन। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों जो टर्म्स हैं, क्रिटिकल रेसिस्टेंस क्या होता है, क्रिटिकल स्पीड क्या होती है, ये समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल मशीन्स और पावर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस जिसमें छोटे छोटे कंसेप्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियोस आते रहेंगे। और आप थोड़ा अपना सपोर्ट शो करना, मुझे बताना कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। जो ये वीडियो है इसको लाइक करना, थोड़ा शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला जो पार्ट्स है वो कैसे लग रहा है। और अगर आप हमसे प्लस पे जुड़ना चाहते हो तो प्लस सब्सक्रिप्शन पे अगर आप देख सकते हो कि CBT 1 या SSC JEE CBT 1 CBT 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, या SSC JEE RRB JEE और जितने भी AEG एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन आपको करनी है, तो प्लस सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है 24 मंथ के लिए वो 7,999 है।
इसको आप टेस्ला 10 कोड को यूज करके एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, आप ऐप पे जाओगे तो टेस्ला 10 कोड यूज करना, तो ये एक्टिव हो जाएगा। प्लस पर हमारे जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं वो चल रहा है BEE, मेजरमेंट, जनरल साइंस एंड एसी एनालिसिस। BEE की क्लास सुबह मॉर्निंग में 8 बजे होती है। ये प्लस पर सब्जेक्ट चल रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चल रहे हैं। तो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट चल रहा है, अभी इसमें एसी एनालिसिस आज से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये फीचर्स हैं और बाकी फिर हम कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।